गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। विवेकानंद शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय नाडा चांदवास ने इस कोरोना महामारी को देखते हुए क्लास 10 और 12 की ऑनलाइन क्लासें हैं वो प्रारंभ कर दी गई हैं। जिन विद्यार्थियों को इसके बारे में मालूम नहीं है वो विद्यार्थी एक दूसरे से संपर्क करके अपने अध्ययन कार्य को सुचारू रूप से प्रारंभ कर दें। कक्षा 12 की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की क्लासें आपकी चल रही हैं। क्लास 10 है, 10 की गणित और साइंस की क्लासें चल रही हैं। जो वीडियोज आपके डाले जाते हैं उन वीडियोज को आप सही समय के ऊपर, जैसे आपको समय मिलता है उस समय के ऊपर आप उनका अध्ययन कार्य करें। अपनी नोटबुक की कॉपी के अंदर वो नोट्स है सुव्यवस्थित तरीके से उतारें। ऐसा नहीं है कि आज आप इन वीडियोज के ऊपर निर्भर हैं कि वीडियोज को देख करके ये अपन पढ़ लेंगे। नहीं, पढ़ाई, वास्तविक पढ़ाई तभी होगी जब आप होमवर्क करोगे। तो अपने होमवर्क की कॉपी के अंदर ये नोट्स हैं, सभी सब्जेक्टों के नोट्स हैं, वो आप सुव्यवस्थित तरीके से उतारें और उसके बाद में अपने अध्ययन कार्य करें। अपने बायोलॉजी की क्लास है वो आपकी चल रही है। इसके अंदर 3 क्लासें हैं वो अपनी हो चुकी हैं। पहली इकाई का पहला चैप्टर है वो अपना चल रहा है। इकाई पहली के अंदर 4 चैप्टर हैं। ये पहला चैप्टर है, आधा आपका लगभग पूरा हो चुका है। पहला चैप्टर है आवर्त बीजी पादपों के अंदर जनन। इसके अंदर अपन ने जनन कहते किसे हैं, जनन है क्या, इसकी परिभाषा आपने पढ़ ली थी। जीव जनन क्यों करते हैं, जनन किसे कहते हैं, जीवों द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहा जाता है। जनन क्यों करते हैं, प्रत्येक जीव जनन क्यों करता है, अपने जाति के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जीव है वो जनन करते हैं। पादपों के अंदर जनन की अपने 2 विधियां पढ़ी थी। एक आपकी अलैंगिक विधि है इस चैप्टर में और दूसरी है लैंगिक विधि। अलैंगिक की विधि जनन की विधियां हैं वो अपनी चल रही थी। उसके अंदर अलैंगिक जनन है 2 प्रकार का आपने पढ़ा था। पहला था अपना अनिषेक बीजता और दूसरा था कायिकी लैंगिक जनन। लैंगिक जनन है अनिषेक बीजता क्या थी इसके बारे में मैंने कल बता दिया था। अनिषेक बीजता किसे कहते हैं, क्या है, यानी बीज का निर्माण है बिना निषेचन की प्रक्रिया के। यदि बीज का निर्माण होता है तो इस प्रक्रिया को अपने अनिषेक बीजता कहा था। अनिषेक बीजता किसे कहते हैं, यानी बिना बीज के द्वारा पादप का प्रवर्धन है वो बीज के द्वारा होगा, लेकिन निषेचन की क्रिया के बिना ही बीज का निर्माण होता है। दूसरा था अपना कायिक जनन। कायिक जनन की विधियां हैं वो आपकी 2 प्रकार की, यानी पादप के किसी भी कायिक भाग के द्वारा नव पादप का निर्माण होना कायिक जनन कहलाता है। जैसे पत्ती के द्वारा, जड़ के द्वारा, तने के द्वारा, इनके द्वारा। कायिक जनन की भी विधियां हैं वो अपनी 2 प्रकार की विधियां पढ़ी थी। एक आपकी कृत्रिम कायिक जनन की विधियां और दूसरी प्राकृतिक कायिक जनन की विधियां। जो प्राकृतिक कायिक जनन की विधियां थी, इस प्राकृतिक कायिक जनन की विधियों के अंदर आपने 4 विधियां अपने पढ़ी थी, कल अपने पूरी हो गई थी और पहले पार्ट के अंदर भी मैंने बता दिया था, आउटलाइन के अंदर भी। इसकी पहली जो विधि थी वह प्राकृतिक कायिक जनन की, वह थी आपकी तने के द्वारा, स्टम के द्वारा कायिक जनन। दूसरा था आपका रूट द्वारा, जड़ के द्वारा, स्टम द्वारा, रूट द्वारा, लीव्स पत्ती के द्वारा और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के द्वारा यानी जननांगों के द्वारा कायिक जनन। ये विधियां अपनी पूरी हो गई थी। इसके बाद में अब है अपना इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है अगला कायिक जनन के अंदर, वो आता है आपका कृत्रिम कायिक जनन की विधियां। कृत्रिम कायिक जनन की विधियां
पादपों में कृत्रिम कायिक जनन की विधियां। कृत्रिम कायिक जनन की विधियां क्या है? वे विधियां जो मानव द्वारा निर्मित होती हैं। मनुष्य अपने लाभ के लिए जिन विधियों को बनाता है, जैसे अपने पादप हैं उनके अंदर, तथा इन विधियों का उपयोग पादपों के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए किया जाता है, तो इसे अपन कृत्रिम कायिक जनन की विधियां कहते हैं। कृत्रिम कायिक जनन वे विधियां जो मनुष्य अपने लाभ के लिए इस विधियों का उपयोग करता है, जैसे अपनी नर्सरी है, नर्सरी से कलम रोपण, कलिका रोपण, उसके द्वारा ग्राफ्टिंग की विधि के द्वारा, ग्राफ्टिंग के द्वारा जो आपकी जनन करवाया जाता है उसको अपन कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। कृत्रिम कायिक जनन की विधियां, कृत्रिम कायिक जनन की विधियों के अंदर अपने आउटलाइन के अंदर पढ़ा था, और कृत्रिम कायिक जनन है उसकी भी विभिन्न विधियां हैं। वो कृत्रिम कायिक जनन की जो विधियां हैं, प्रमुख विधियां निम्न है। पहली विधि है आपकी कृतन। कृतन का मतलब होता है कटिंग। कृतन है कटिंग, कटिंग काटना। पादप को अपन काटते हैं, इस क्रिया को ही कटिंग, नाम में यह कटेंगे। यह भी दो प्रकार की होती है, एक स्तंभ कृतन और दूसरी आपकी मूल कर्तन, यानी स्टम्प कटेंगे और रूट कटिंग। स्टम्प कटेंगे, पादप के अपन तने को काटेंगे, पादप के तने को काट करके यदि उसको अपने उचित जगह के ऊपर रोपित कर देते हैं, तो इस प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्तंभ कटिंग कहलाती है। लेकिन इस विधि के अंदर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो पर्वत संधि होती हैं वो आपकी पर्वत संधियां जरूर होनी चाहिए। यदि पर्वत संधि नहीं होगी, देखो ये एक तना है अपना, ये तना है, पादप का तना है, तने में पर्व होता है और पर्वत संधि होती है। ये पादप ही है, ये यहाँ पर आपने गन्ने का पादप देखा होगा, बाजरे का देखा होगा, ये भाग होता है, इस भाग को तो कहते हैं अपन पर्व, और ये होते हैं, इसको कहते हैं पर्वत संधि। पर्वत संधि, पर्व और पर्वत संधि दोनों पाए जाते हैं। प्रस्फुटन होता है, जो अपस्ननिक जड़ें निकलती हैं वो आपकी कहां पर निकलती हैं? इन पर्वत संधियों पर। आपने देखा होगा, ये मानो बाजरे का पादप है, बाजरा है या गन्ना है, तो अपन देखते हैं यहां से पर्वत संधियों से क्या निकलती हैं? आपकी जड़ें निकलती हैं। और ये जड़ें कभी ये तो नहीं है ना कि पर्वत से निकलती हैं, चाहे पत्ते देख लो, पत्ते भी आपकी इस पर्वत संधि से निकलेंगे, पर्वत संधि से निकलेंगे पत्ते भी। तो इस प्रकार से पर्वत संधि, ये ध्यान रखना चाहिए कि स्तंभ कर्तन के अंदर जो पर्वत संधि है वो कम से कम 1, 2 या 2 से अधिक पर्वत संधियां जरूर आप स्तंभ को काटते समय आपकी होनी चाहिए। ये पर्वत संधि है, गन्ना है, गन्ने के अंदर स्तंभ कर्तन है, इस विधि के द्वारा होता है कृत्रिम कायिक जनन। गन्ना है, ये गन्ना है, इसको अपने भूमि के अंदर रोपित कर दिया। कर्तन है स्तंभ कर्तन, इसके अंदर दिख रहा है आपको, ये पादप है, पादप है ये जो पादप है इसका स्तंभ, स्तंभ अपने काटा है, यहां से इसकी कटिंग की है, इसीलिए इसको कर्तन कहते हैं। इसको काट करके इस प्लांट को अपन दूसरी जगह रोपित कर देते हैं। रोपित करने के बाद में इसको काट करके लगाया है, इससे नव पादप का निर्माण हो जाता है। तो यह आपका स्तंभ कर्तन। अब रूट कर्तन, रूट कटिंग, ये देखो जड़ है, इस जड़ को अपने यहां से काटा है, डायग्राम में आपको दिख रहा है सामने, रूट को अपने काटा है, काट करके इसको उचित परिस्थितियों के अंदर यहां पर इसको रोपित किया है। थोड़े दिनों के बाद में अपन देखेंगे कि यहाँ पर देखो ये प्रांकुर आपके निकले आते हैं, तो इससे यानी जो जनक पादप होता है उस पादप के समान ही ठीक आपका नव पादप का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार की को अपन क्या कहते हैं? इसको स्तंभ कर्तन कहा।
और इसको क्या कहा, रूट कर्तन। भाई जड़ है, जड़ को अपने काटा है, काट करके इसको उचित, लेकिन ये देखो स्तंभ कर्तन है, मूल कर्तन है, यह आपकी कुछ एक परिस्थितियां होंगी, क्योंकि जो भाग अपन काटते हैं वो काटा गया भाग क्या कहलाता है, स्कंद कहलाता है, प्रकंद सॉरी प्रकंद कहलाता है, जो काटा गया भाग है। इसके ये निर्भर करता है प्रकंद की लंबाई के ऊपर भी निर्भर करता है कि प्रकंद की अपन लंबाई कितने ले रहे हैं, प्रकंद का व्यास पर भी निर्भर करता है। यदि आपने प्रकंद की मानो लंबाई कम ली है तो उसका प्रस्फुटन हो या नहीं हो ये कोई जरूरी नहीं है, तय प्रकंद है। आप ये काटा गया भाग है ना, इसको अपन प्रकंद कहते हैं। ये जड़ है, रूट का ये काटा गया भाग है, ये क्या कहलाता है आपका, इस प्रकंद कहलाता है। इस प्रकंद को जब अपन, उसकी मोटाई भी लिमिट होनी चाहिए, व्यास के ऊपर भी निर्भर करता है इसके, और इसकी लंबाई के ऊपर, और दूसरा रोपण की परिस्थिति के अंदर, यानी अनुकूल परिस्थितियों के अंदर इसको रोपित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहां पर नमी तो है ही नहीं और वहां पर आपने क्या कर दिया, इसको रोपित कर दिया, तो उस कंडीशन के अंदर ये नवपादप का निर्माण नहीं होगा। तो ये अपनी दोनों विधियां हैं, स्तंभ कर्तन और रूट कटिंग दोनों। दूसरी विधि है दाब लगाना, सेकंड है दाब, इसके नाम में प्रेशर, दाब लगाना नाम में। ये विधि भी आपकी दो प्रकार की है, एक है टीला दाब और दूसरी है वायु दाब। टीला दाब नाम में है और वायु दाब जिसको अपन घूंटी लगाना कहते हैं। टीला दाब कौन सी विधि होती है, टीला दाब होती है जो पादप होता है अपना, उस पादप की शाखा को, जो लचीलेपन वाले पादप होते हैं, ये पादप है मानो, ये पादप है, इस पादप की ये शाखाएं हैं। एक शाखा को क्या करते हैं अपन, है जो लचीली शाखा है युक्त होना चाहिए, उसको इस प्रकार से घुमा करके अपन क्या कर देते हैं, इसको मिट्टी के अंदर दबा देते हैं। यहां से इसको यानी टीले के रूप में मिट्टी से क्या कर देते हैं, इसको ढक देते हैं, ढक दिया। थोड़े दिनों के बाद में, लेकिन ये होना चाहिए इसके अंदर भी, जैसा मैंने उसके अंदर बताया था, इसके अंदर भी आपकी जो पर्वत संधि है, इसके अंदर भी ऐसा दबाना है नीचे कि कम से कम 2 या 2 से अधिक है वो पर्वत संधियां, इस जहां पर अपने टीला लगाया है, मिट्टी इसके द्वारा इसको दबाया है, वहां मिट्टी के दबाए हुए क्षेत्र के अंदर कम से कम 2 या 2 से अधिक पर्वत संधियां दबनी, इसके अंदर नीचे दबनी चाहिए। ये अब जो पर्वत संधियां दबी हुई हैं, उन पर्वत संधियों से फिर क्या निकल आती हैं, अपने अपस्नानिक जड़ें निकल आती हैं। जैसे अपस्नानिक जड़ें आपकी निकल आती हैं, यहाँ पर अपस्नानिक जड़ें निकलने के बाद में अपन यहाँ पर इसको क्या करते हैं, इसको काटते हैं, और काट करके फिर जहां पर अपने को उचित लगे उस जगह के ऊपर, लेकिन ये भी एक बात विशेष रूप से ये ध्यान रखनी है, क्या कि यहाँ पर जो अपन पादप भाग दबाते हैं, इसका जो ऊपरी भाग है, ये भाग आपका पत्ती युक्त होना चाहिए, सिरे के ऊपर कम से कम पत्तियां आपकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पत्तियां बिल्कुल आपने क्या कर दी, इसकी नष्ट कर तोड़ दी है, ये पत्तियां होनी चाहिए। और इसको अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पर इसके कट लगाते हैं, कट लगा करके इसको आप चाहे जहां पर आप अपने बगीचे के अंदर, आप घर के अंदर, चाहे जहां पर आप चाहते हैं उस जगह के ऊपर इसको आप रोपित कर देते हैं, और इस प्रकार से अपना मूल पादपता, जनक पादपता, इस जनक पादप के समान है दूसरा नव पादप है वो अपना तैयार हो जाता है। यह है आपकी टीलादाब विधि। दूसरी है वायुदाब विधि। वायुदाब विधि है वो सामान्यतः बड़े वृक्षों के अंदर काम में ली जाती है, जहां के यानी तना मजबूत होता है, शाखाएं आपकी ऊंची रहती हैं, वहां पर यह विधि काम में ली जाती है। कौन सी विधि, वायुदाब विधि। वायुदाब विधि के अंदर क्या लगाना होता है, जो बड़े वृक्ष होते हैं, जो आपके बड़े वृक्ष होते हैं, उन बड़े वृक्षों की अनेक शाखाएं होती हैं,
ये आपके बड़े वृक्ष हैं। इन बड़े वृक्षों के अंदर सामान्य तौर के ऊपर इस विधि को प्रयुक्त किया जाता है, इस विधि को काम में लिया जाता है। इसके अंदर देखो घूंटी लगाना नाम ही है वायुदाब, या इसको अपन क्या कहते हैं, घूंटी लगाना भी कहते हैं। इस विधि के अंदर आपने दिख रहे हैं ये तना है पादप का, ये भी तना है, बड़ा वृक्ष है। ये जो नीचे वाला तना है इसकी ऊपरी छाल को अपन क्या कर देते हैं, छिल देते हैं। ऊपरी भाग को अपने छिल दिया और छिलने के बाद में इसके ऊपर रुई है, कपड़ा है, इसको क्या कर देते हैं, इस छिली हुई छाल के चारों ओर क्या कर देते हैं, अपन लपेट दिया। छाल को, ऊपरी छाल को छिल करके चारों ओर से और इसके ऊपर अपन रुई या कपड़ा है वो लपेट देते हैं। इस लपेटे गए भाग को अपन क्या कहते हैं, घूंटी कहते हैं। क्या कहते हैं, घूंटी। भाई छिल गया, छिलने के बाद में जो कपड़ा या रुई है इसके ऊपर अपन लपेटी, ये भाग क्या कहलाता है, घूंटी कहते हैं। ठीक जो ऊपरी वाला तना है, इस ऊपरी वाले स्टेम के ऊपर अपन क्या करते हैं, एक गोल मटका लेते हैं। मटका ले या कुछ भी ले आप, चाहे आपकी मर्जी। कोई अपन बीकर लेते हैं, इस बीकर को अपन क्या करते हैं, इसे ऊपर वाले स्टम्प से क्या कर देते हैं, इसको बांध देते हैं। बांध करके इसके अंदर क्या कर देते हैं, जल भरते हैं। जल भर दिया। अब जल भरने के बाद में इसके पैंदे के अंदर एक छोटा सा अपन छिद्र बनाते हैं। पैंदे में छोटा सा अपन छिद्र बनाया। इस छिद्र में एक ऐंठी हुई रस्सी, जिसको अपने ऐंठी हुई रस्सी, इस प्रकार से ऐंठी हुई रस्सी है, ये ऐंठी हुई रस्सी है, इसके पैंदे के अंदर लगाते हैं। पैंदे के अंदर ये ऐंठी हुई रस्सी जो छिद्र है उसके अंदर, और छिद्र के अंदर रख करके इसके चारों ओर जो घूंटी है ना, इसके चारों ओर उस रस्सी को इस प्रकार से अपन लपेट देते हैं। ये रस्सी है, इस रस्सी को अपन ने घूंटी के चारों ओर इसको लपेट दिया। यह आपके यहां पर आपके समझ में आ रहा होगा कि ऊपरी है तो ये रस्सी क्यों लगाई। ये रस्सी अपने इसलिए लगाई क्योंकि जो पानी ऊपर से पानी टपकेगा, जब एयर भी आपकी चलती है, हवा जब चलेगी, ये तना भी आपका हिलेगा, उस समय ये पानी की बूंद है वो आपकी दूसरी जगह जाकर के इसके ऊपर न गिर के अन्य जगह जाके गिर जाती है या नीचे गिर जाती है। इसलिए पानी की बूंद आपके अंदर न जाए, इसके लिए अपन ऐंठी हुई रस्सी है उसको वो लगाते हैं। लगा करके इसका संबंध है इस घूंटी से कर देते हैं। जैसे जैसे पानी का रिसाव है वो आपका आएगा, वैसे वैसे आपकी ये घूंटी है, ये घूंटी क्या होती जाएगी, गीली होती जाएगी। जो रुई लगाई हुई है या जो कपड़ा लगाया हुआ है, ये कपड़ा या रुई क्या रहती है, आपकी गीली रहती है। गीली रहने के कारण से कुछ दिनों के बाद यहाँ पर क्या निकल आते हैं, अपस्नानिक जड़ें निकल आती हैं। जैसे अपस्नानिक जड़ें निकलती हैं, अपस्नानिक जड़ें यानी 4 से 5 सप्ताह के अंदर जड़ें निकल आती हैं। इस जो ये जिसके ऊपर एक घूंटी लगाई थी, उस तने को क्या कर देते हैं, यहाँ से अपन क्या करते हैं, इसके कट लगाते हैं। कट लगा करके अपने चाहे जहां पर अपन लगाते हैं उस जगह के ऊपर इस तने को अपन लगा देते हैं। जो अपने जनक पादप था यानी मुख्य पादप था, उस पादप के समान ही आपका है नव पादप का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार की विधि है वो आपकी क्या कहलाती है, वायुदाब या घूंटी लगाना विधि। घूंटी लगाना नाम क्यों पड़ गया, क्योंकि अपने इसके घूंटी लगाई, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, घूंटी लगाना पड़ गया। यह आपकी टीलादार और ये इसके वायुदाब विधि। ये टीलादार विधि टीलादार विधि का ये डायग्राम आपके सामने है। ये टीलादार विधि का डायग्राम है। ये पादप है, इस पादप का अपने तना है, इस तने को इस प्रकार से इसको घुमाया है, घुमा करके इस प्रकार से मिट्टी के अंदर दबा दिया है। दबाने के बाद में इस तने को सहारा देने के लिए अपन क्या करते हैं, एक कोई भी सहारा प्रदान करने वाली एक लकड़ी का को जो गुटका है उसको भी अपन लगा सकते हैं और उसको बांध देते हैं। और बांध करके इसके सहारे, लेकिन ये देखो इसके ऊपर पत्तियां हैं, पत्तियां जरूर होनी चाहिए क्योंकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के लिए पत्तियां हैं।
और अब क्या कर देगा, यहाँ पर थोड़े दिनों के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर क्या देंगे, जड़ें निकले आती हैं। अब अपन क्या करते हैं, इसको यहाँ से पृथक कर देते हैं और पृथक करके फिर नए पादप का आपका निर्माण हो जाता है। बूटी लगाने ये सॉरी तिलादाप विधि का डायग्राम है। ये थी अपने दो विधियां। तीसरी विधि है दाब रोपण, यानी पहली विधि अपनी हो गई, दूसरी आपकी हो गई दाब लगाना, तीसरी हो गई रोपण। रोपण की क्रिया की विधि के देखो अपने पहले पढ़ा था, 4 विधियां हैं, जीव्यारोपण, फच्चर रोपण, किरीट रोपण और कलिका रोपण। कितने हैं, जीव्यारोपण, फच्चर रोपण, किरीट रोपण और कलिका रोपण। इसके नाम में ही है जीव्यारोपण। जीव्यारोपण नाम है जीव के समान। किसी पादप को देखो, पादप के जो तने होते हैं उन तनों में से एक नीचे वाला भाग होता है और दूसरा ऊपर वाला भाग होता है। ऊपर वाले भाग को अपन कलिका कहते हैं, नीचे वाले भाग को अपन स्कंद कहते हैं, स्कंद कहते हैं। जो धरातल वाला भाग होता है उसको अपन स्कंद कहते हैं। ये पादप है, इसके अंदर जीव्यारोपण के अंदर यानी इस पादप भाग को अपन वैसे ही काटते हैं जैसे ये स्कंद वाला भाग है, स्कंद वाला भाग है, इसको ये तो स्कंद वाला भाग है, स्कंद, और दूसरा भाग है जिसको कलिका वाला भाग, ये दूसरे पादप का है। दोनों भागों को अपन इस प्रकार से काटते हैं कि ये भाग है जो कलिका वाला भाग है वो भाग इसके अंदर बिल्कुल ऐसे कैसे फिट हो जाए। अब अपन क्या करते हैं, इस भाग को जो काटा है, ये कृतन कलिका वाला भाग है, इसको इसके ऊपर रखते हैं, स्कंद वाले पादप के ऊपर रख दिया। रखने के बाद में इसको अपन क्या करते हैं, रस्सी की सहायता से बांध दिया। 5-7 रोज तक इसको बांधे रखेंगे अपन। यहाँ पर नीचे जड़ें हैं, जल है, पोषक पदार्थ हैं, ये पादप है अवशोषित रहेगा। थोड़े दिनों के बाद में इस स्कंद की और इसकी कलिका की दोनों की एदा है वो आपकी मिल जाती है। दोनों की एदा आपस के अंदर मिल जाने के कारण से ये पादप है, एक नव पादप का आपका निर्माण हो जाता है और जड़ें पत्तियां हैं वो आपकी प्रस्फुटित हो जाती हैं। तो ये है आपका क्या, जीव्यारोपण। इसी प्रकार से फच्चर रोपण, फच्चर रोपण, फच्चर रोपण के अंदर भी बस ठीक ऐसा ही है। फच्चर रोपण के अंदर ये भी वी आकार का चीरा लगाया जाता है और भी आकार का चीरा लगा करके फिर इसको भी इसके अंदर कलिका के अंदर ये स्कंद वाला भाग होता है और ये आपका कलिका वाला भाग, दोनों आपस के अंदर संपर्क, दोनों की एदा आपस में मिल जाती है और नए पादप का निर्माण हो जाता है। किरीट रोपण, किरीट रोपण के अंदर देखो जो स्कंद वाला भाग होता है ना, उस भाग को किरीट रोपण के अंदर स्कंद वाले भाग को क्या लिया जाता है, आपका मोटा लिया जाता है। स्कंद वाला भाग क्या होता है, थोड़ा चौड़ा होगा, मोटा होगा, क्योंकि इस स्कंद वाले भाग के ऊपर नामी किरीट या मुकुट रोपण, मुकुटनुमा संरचना हो जाती है। इस एदा के यानी जो स्कंद है ये पादप ही है, लेकिन इसका जो तना है ये आपका मोटा है। इसके ऊपर 2 या 2 से अधिक कलिका का रोपण कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मुकुट रोपण कहते हैं। यानी एक तो अपने स्कंद मानो ये लगा दिया, ये कलिका है, दूसरा ये एक यहां लगा दिया, तीसरा यहां लगा देते हैं, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, मुकुट रोपण कहते हैं या किरीट रोपण कहते हैं। किरीट रोपण या मुकुट रोपण। कलिका रोपण, कलिका रोपण भी ठीक आपकी ऐसे ही है। ये पादप भाग काटा है अपन ने, पादप भाग है, इसको इस प्रकार से कलिका के भाग में दूसरा भाग काट दिया,
और दोनों को आपस में थोड़े दिनों के लिए क्या कर देते हैं, अपन बांध देते हैं और इससे नवपादप का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से ये विधियां हैं, जीव्यारोपण, फच्चरोपण, किरीट रोपण और आपकी कलिका रोपण। ये देखो इनका एग्जाम्पल चित्र है, ये पादप भाग है। इस पादप भाग के दोनों कटे हुए भाग हैं। इन कटे हुए भागों को अपन ने क्या किया है, ये इसका कटा हुआ भाग है, इसके अंदर बिल्कुल देखो सेट है। इसको थोड़े दिनों के लिए अपन क्या कर देते हैं, बांध दिया। बांधने के बाद में आपके नवपादप का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार की विधि है वो आपकी यह है रोपण विधियों, रोपण विधियां। ये कर्तन, ये डायग्राम इनके हो गए। कर्तन के बारे में मैंने इसके बारे में आपको डिटेल से बता दिया है। ये पादपों के अंदर पादप के तने और मूल के छोटे छोटे टुकड़े काटकर इन्हें जमीन में रोपित कर देते हैं। इनके आधार पर इस विधि को दो भागों के अंदर विभक्त किया, जो अपने ऊपर पढ़ लिया। पहली विधि है वो अपने स्तंभ कर्तन पढ़ी। स्तंभ कर्तन में यानी इसमें पादप के स्तंभ को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर काट करके जमीन में रोपित कर दिया जाता है और इनसे नव पादप का निर्माण हो जाता है। इसे ही अपन कायिक प्रवर्धन या स्तंभ कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जैसे आपका गन्ना है, एग्जाम्पल मैंने दिया था, गन्ना है, अंगूर है, गुलाब है, बोगेनविलिया है, इनके अंदर स्तंभ कर्तन पाया जाता है। यानी स्तंभ कर्तन के अंदर पादप के स्तंभ के छोटे टुकड़े काट लिए जाते हैं और उनको उचित जगह के ऊपर रोपित कर दिया जाता है, तो इसको अपन स्तंभ कर्तन कहते हैं। डायग्राम इसका ऊपर आ गया है। कर्तन द्वारा कायिक प्रवर्धन की जो विधियां हैं वो अपन ने कर्तन द्वारा कायिक प्रवर्धन को निम्न कारक प्रभावित करते हैं। जैसे मैंने बताया था, पहला है पर्वत की लंबाई के ऊपर, मात्र पादप की आयु के ऊपर और किसके ऊपर, रोपण के वातावरण के ऊपर। यानी वहां का अनुकूल वातावरण है या आपका प्रतिकूल वातावरण है, वो अनुकूल होना चाहिए, तभी है वो रोपण की क्रिया है वो अति शीघ्र है वो आपकी संपन्न होती है। मूल कर्तन जड़ के अंदर, इसके अंदर भी यानी मूल को अपन क्या करते हैं, छोटे छोटे भागों के अंदर काट देते हैं, तो इसको अपन मूल कर्तन कहते हैं। इस विधि द्वारा जिन पादपों में कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कराया जाता है, इनके मूल के छोटे छोटे टुकड़े कर इन्हें रोपित कर दिया जाता है। सामान्य तौर के ऊपर इन्हें ऊर्ध्व स्थिति के अंदर लगाया जाता है, क्योंकि शीर्ष पर उपस्थित अपस्थानिक कलिकाएं प्रस्फुटित हो सके, इसके लिए इसको ऊर्ध्व स्थिति के अंदर लगाया जाता है। जैसे आपका नींबू है, अमरूद है, सेब है, चेरी है आदि के अंदर स्तंभ कर्तन पाया जाता है, यानी मूल कर्तन पाया जाता है। जड़ को अपन काटते हैं और काट करके उसके छोटे छोटे टुकड़े लगा देते हैं और इससे नवपादप का निर्माण हो जाता है। डायग्राम आपका पहले आ चुका है। डायग्राम आपको समय यानी जहां पर अब ये मूल कर्तन पढ़ा, तो आप अपनी नोट्स की कॉपी के अंदर जब लिखो तो मूल कर्तन जहां पर लिखा है वहीं पर आपको अपनी नोटबुक के अंदर डायग्राम है उसका उसी स्थिति के ऊपर यहाँ पर ही बनाना है। स्तंभ कर्तन पढ़ा अपने ऊपर, तो जहां पर स्तंभ कर्तन ने लिखा ना वहीं पर स्तंभ कर्तन का आपको डायग्राम बनाना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। दूसरी दाब लगाना, इसके बारे में भी अपने पढ़ लिया है। इस विधि में दाब के स्तंभ को मुख्य पादप के बिना अलग किए, भाई मुख्य पादप से अपने उसको अलग किए बिना ही अपस्थानिक जड़ों के निर्माण को प्रेरित किया जाता है तथा इनसे नए प्रवाह निकलते हैं। इसे ही अपन दाब लगाना कहते हैं। दाब लगाना यानी उसके द्वारा ही मूल्य पादप से पृथक किए बिगड़ी अपनी मिट्टी के अंदर दबाया था। एग्जाम्पल अपने पढ़ा था, डायग्राम आपका बनाया हुआ है। उसके अंदर यह विधि दो प्रकार की, एक तो वायुदाब विधि और दूसरी आपकी दो विधियां हैं, टीलादाब विधि और वायुदाब विधि, जिसको घूंटी लगाना कहती हैं। पहले टीलादाब विधि, इस विधि में तने की शाखा को झुका करके मिट्टी में दबा दिया जाता है।
जमीन में दबाते समय यह बात विशेष रूप से ध्यान रखें कि तने की एक या एक से अधिक प्रवेशंदियां जमीन में दब जाएं और शाखा का शीर्ष भाग जिस पर पत्तियां लगी हो वह भाग जमीन के ऊपर है, तो इस प्रकार की विधि को पंक्तिला लाभ विधि कहते हैं। डायग्राम आपका पहले का बनाया हुआ है और पहले मैंने यहाँ पर भी बनाया है। कुछ समय जमीन में दबे हुए स्तंभे की प्रवेशंदियों से अपस्नानिक जड़ें आपकी निकलने प्रारंभ हो जाती हैं और उचित समय पश्चात इस शाखा को मूल पादप से काट कर छोटे पिंड सहित यानी उस मिट्टी के सहित अलग कर लिया जाता है और उसको उचित जगह के ऊपर आरोपित कर देते हैं। इस प्रकार की विधि क्या कहलाती है? टीला लाभ विधि कहलाती है। जैसे चमेली और मोगरा के अंदर इस विधि को सर्वाधिक रूप से काम में लिया जाता है। किस विधि को? टीला लाभ विधि को। दूसरी है वायुदाब विधि। आज इतना ही है, इसके बाद में अपन कल पढ़ेंगे। जो विद्यार्थी हैं लेकिन इसके बारे में मालूम नहीं है उन विद्यार्थियों को आपको सूचित करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें और जो अन्य विद्यार्थी हैं जो बोर्ड क्लासों के अंदर हैं, आपके पड़ोस के अंदर हैं, आपके गांव के अंदर हैं, उनको भी आप अपने विद्यालय के बारे में बताएं कि वहां पर है ऑनलाइन क्लासें आपकी प्रारंभ हो चुकी हैं, तो यदि वो भी लाभ लेना चाहें तो लाभ ले सकते हैं। थैंक यू।